अर्थ के इंटीरियर में क्या है, ये पता लगाने के लिए हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं। दो तरह के सोर्सेज हमने पता लगाया कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है। वो दो तरह के सोर्सेज हैं, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज जो हैं वो सोर्सेज हैं जिन्हें हम सामने से ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हमने डायरेक्ट सोर्सेज का नाम दिया। मैं फिर से आपको बता दूं, हम डायरेक्टली नीचे कभी अर्थ के नीचे कहीं जा सकते, ठीक है, हमारे नीचे जाने की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नीचे हम अर्थ के नहीं जा सकते अंदर। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा है जो अर्थ से बाहर आया है, ठीक है, वो मटेरियल जो उस मटेरियल को स्टडी करके हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगाया और उन सोर्सेज को हमने क्या बोला, डायरेक्ट सोर्सेज के नाम से हम जानते हैं। दूसरे हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो कि जिनको कि हमने डायरेक्ट अपने सामने से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, फिजिकली उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन वो एजम्पशन बेस्ड भी हैं, ठीक है। इसमें सिस्मिसिटी आ जाता है, ग्रेविटेशनल एनोमली आ जाता है, ठीक है, जो मीटियोर्स अर्थ पे आते हैं बाहर से वो आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में, इनमें कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज के अंदर मेन जो कौन कौन से जो सोर्सेज हैं जिनको हम पढ़ते हैं वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास शुरू होती है चैप्टर 3। चैप्टर 3 है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। मेरा नाम है अंकुर कौशिक और आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपी। डायरेक्ट सोर्सेज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्ट सोर्सेज में एनसीईआरटी ने जो बोला है वो तीन तरह के सोर्सेज बताए हैं, उसमें तीन मटेरियल्स के बारे में उसने बात की है। क्या है? पहला तो है रॉक्स, दूसरा है माइनिंग, और तीसरा जो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे बोर्ड पे वो है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन। मतलब वॉल्केनिज्म जो होता है, वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, तो उसमें जो मैग्मा बाहर आता है, लावा जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली अर्थ के अंदर से आया है, ठीक है। तो वो भी हमें अर्थ के अंदर के मटेरियल की जानकारी देता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है एविडेंस वो है हमारा रॉक्स। देखिए, रॉक्स को आप ये कहेंगे रॉक्स तो सरफेस के ऊपर है, तो इंटीरियर की जानकारी कैसे देगा? देता है वो ऐसे देता है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा है इनफैक्ट, कि जो हमारा जो रॉक है उसका रिलेशन जो है वो नीचे जो उसके रॉक है, पेरेंट रॉक, उससे है। वो रॉक आज जिस कंडीशन में है उसका जिम्मेदार उसका पेरेंट रॉक है। मतलब ये प्रोडक्ट, आज जो सरफेस रॉक है वो प्रोडक्ट है उस रॉक का जो इन अर्थ के नीचे, अर्थ के थोड़ा सा उस रॉक के नीचे अर्थ के अंदर है। समझ आ गई ये बात? अभी जब आगे पढ़ेंगे तो और जरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, रॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनफैक्ट जो सॉइल है हमारे, जैसे मान लीजिए रॉक है ऊपर, सरफेस इसके ऊपर सॉइल है, सॉइल भी उन्हीं रॉक्स से, जो नीचे इसके रॉक है सरफेस के, उन्हीं रॉक्स के मिल की वजह से उसका जो आज का जो टेक्सचर है वो हम बना है। जैसे कि जो हमारा साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल का मतलब, इसका मतलब वहाँ पे लावा रॉक्स है, वहाँ पे रॉक्स और लावा, और काफी गहराई तक लावा है। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, अर्थ के अंदर लावा है, वो भी तो अर्थ के अंदर से आए ना कहीं से, तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर लावा है, तो उससे काफी अंदाजा लग जाता है। डिटेल में हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रॉक्स के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है? द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड मटेरियल इज सरफेस रॉक्स, ठीक है। सबसे इजीली अवेलेबल जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल है वो सरफेस रॉक्स है, पता चल गया। सरफेस रॉक्स है, एंड रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज, और माइनिंग एरियाज से भी हमें रॉक्स मिलते हैं। अब मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो सरफेस पे रॉक है उसका रिलेशन नीचे वाले रॉक से है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, सरफेस के ऊपर जो रॉक है ये इस नीचे वाले रॉक का प्रोडक्ट है, इसी के प्रोडक्शन से बना है। कैसे भी बना है वो हमें कैसे पता चला? माइनिंग के थ्रू। माइनिंग के थ्रू हम जब नीचे के पता चला कि ये दोनों तो भाई भाई हैं, यही कुछ टाइम बाद अगर इसको एक्सपोजर मिलेगा तो ऐसा हो सकता है ना। तो ये चीजें जो है ये सब साइंटिस्ट वगैरह ने रिसर्चेज की है, इनके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सरफेस रॉक जो है वो इंटीरियर वाले अर्थ के बारे, रॉक्स के बारे में, इंटीरियर मतलब नीचे कोर वाला नहीं, इमीडिएटली उसके नीचे रॉक है, उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। तो रॉक्स जो है वो सरफेस के ऊपर सबसे इजीली अवेलेबल है। माइनिंग के थ्रू भी हमें काफी टाइप के रॉक्स मिलते हैं, इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि चलो अर्थ पे इस टाइप के रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। तो रॉक्स भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट एक हमारा सबूत मान सकते हैं, हम प्रूफ मान सकते हैं, या एविडेंस जो भी है। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो है माइनिंग से आता है। माइनिंग में क्या होता है, हम खुदाई करते हैं। सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। जो लोग गांव वगैरह के आसपास रहते हैं, जो शहरों में भी रहते होंगे, आपने देखा होगा हम घरों में बोरिंग कराते हैं पानी के लिए, बोरवेल लगाते हैं या कुआं खोदते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि बोरवेल करते हैं तो पाइप से जब मिट्टी निकालते हैं, तो आपने नोटिस किया पहले मिट्टी आती है, फिर रेत आता है,
फिर कभी चिकनी मिट्टी आती है, कभी पत्थर आने लगते हैं, कभी फिर रेत आने लगता है, कुछ और आने लगता है, फिर मिट्टी ज़्यादा पानी वाली आने लगती है ना। तो ये हमें कैसे पता चला? हमने जैसे अर्थ के नीचे खुदाई की, माइनिंग में भी सेम यही होता है। जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं, नीचे जाते रहेंगे, वैसे वैसे स्ट्रक्चर जो है कंपोजिशन रॉक्स का या मिट्टी का या किसी भी चीज़ का वो बदलता रहता है, ठीक है। वो हमें माइनिंग से पता चलता है। जैसे मानो हम अर्थ के अंदर नीचे गए 100 मीटर पे, 100 मीटर पे नीचे गए हम, 100 मीटर पे हमें पता चला यहाँ पे मिट्टी का रॉक का स्ट्रक्चर कुछ अलग हो गया है, उसकी डेंसिटी अलग हो गई है। और 100 मीटर नीचे गए, वहाँ पे अलग डेंसिटी या रॉक का स्ट्रक्चर अलग मिला। 1 किलोमीटर नीचे गए, वहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग मिला। साथ में यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ गया, गर्मी भी हो गई। अर्थ के नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं हमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो कैसे पता चला? माइनिंग से तो पता चला, ठीक है। अभी पढ़ रहे हैं आगे माइनिंग में, यही बात पढ़ेंगे हम। तो गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर। गोल्ड माइंस जो है वो साउथ अफ्रीका में 3 से 4 किलोमीटर तक है। तो चलो कम से कम 4 किलोमीटर तक तो हमें पता चला कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। उस 4 किलोमीटर में मैं अंदाजा कुछ चीजें हमें अज्यूम कर लिया हमने, जैसे कि क्या अज्यूम कर लिया, जो हम इनडायरेक्ट एविडेंस से पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर जो रॉक्स का वो चेंज होता जा रहा है, उसका हमें एक अंदाजा मिल जाता है। आगे पढ़िए। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल। इस डेप्थ के नीचे, इस 4 किलोमीटर से नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, एज इट इज वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। क्योंकि इस गहराई पे ही 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर पे ही बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो एक हमारे एजम्पशन हो चुकी है कि क्या पता चला हमें माइनिंग से, कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है। बाकी कंपोजिशन जो है रॉक्स की वो क्या चेंज हो रही है उसके बारे में भी काफी सारी नॉलेज मिलती है। यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में, इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं, माइनिंग के बारे में हो गया। थर्ड जो एस्पेक्ट है, उससे पहले जाने से पहले एक चीज में बताई गई है कि बिसाइड माइनिंग्स तो है ही, माइनिंग्स के अलावा एक और ऐसी ही चीज है माइनिंग जैसी, जो हमारे साइंटिस्ट हैं हैव टेकन अप ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, वो काफी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ। जो डीपर डेप्थ्स हैं, नीचे गहराई में पेनिट्रेट करने के लिए, टू एक्सप्लोर द कंडीशंस इन द क्रस्टल पोर्शन। क्रस्टल पोर्शंस में कंडीशन कैसी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने ये बोला कि भाई 4 किलोमीटर तक तो माइनिंग है, होती ही है। 4 किलोमीटर तक तो माइनिंग होती है, वो तो हम कर ही सकते हैं हर जगह जाकर के। आदमी जाएगा, खोदा स्टार्ट करेगा, 4 किलोमीटर तक कर ही लेता है हर जगह। इंडिया में भी होती है, 4 नहीं होती होगी, 2 होती होगी, 1 1.5 तो हर जगह होती है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, कुछ एक तकनीक निकाली जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, एक ऐसा कुछ जुगाड़ किया जाए कि थोड़ा और गहराई तक हम जा सकें, ठीक है। कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह की सहायता से, जैसे भी उन्होंने कुछ किया। तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में। क्यों? कि कम से कम उन्होंने सोचा कि क्रस्ट जो है, ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है क्रस्ट का, उसको तो स्टडी कर लिया जाए। चलो कोड में हम नहीं जा सकते मान लिया, लेकिन ऐसा कुछ जुगाड़ किया जाए, क्रस्ट तो कम से कम ढंग से स्टडी कर पाए इस तरीके की खुदाई करके। तो खुदाई को ही थोड़ा अपने इम्प्रूव इक्विपमेंट्स की मदद से उन्होंने थोड़ा सा और ज़्यादा करने की कोशिश की। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो अगला जो हमारा सेक्शन है वो इस तरह के टॉपिक्स क्या क्या ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साइंटिस्ट चला रहे हैं, इनके बारे में ही है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, पहले हमने पढ़ा था, हम पिछली क्लास में कई बार पढ़ा कि अर्थ के नीचे जब जाता है टेम्परेचर बढ़ता है। ये प्रूव हो चुका है, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हॉट एट दिस डेप्थ। ये यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका मतलब सत्य वचन है, कहीं भी आराम से लिख सकते हैं, आपको यूज कर सकते हैं। कितना बढ़ रहा है, कितनी डेप्थ पे कितना बढ़ता है, वो मैं आगे जीएस की क्लासेस में बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है तो बताने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये हमने पढ़ लिया कि साइंटिस्ट जो है अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के अलग अलग प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, ठीक है। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि अर्थ के जो क्रिस्टल रीजन है उसके बारे में वो रिसर्च कर पाए, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ये हम यहाँ पे पढ़ना है। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट्स। पूरी दुनिया में साइंटिस्ट 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, सच एज डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। पहला तो उसमें डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, ओशन में डीप ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर जब क्रस्ट के बारे में पता करना है तो ये लोग ओशन में क्यों कर रहे हैं ड्रिलिंग, लैंड पे करें। देखिए, जो हमारी जो लिथोस्फीयर, जो हमारा क्रस्ट है, वो 2 तरह की होती है। एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है ओशियनिक क्रस्ट।
जो हमारी लैंड जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे रेगिस्तान, पहाड़, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके नीचे की जो क्रस्ट होती है उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। सेकंड में जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो होती है जो समुद्र जहाँ पे उनके नीचे की जो क्रस्ट होती है। इन दोनों क्रस्ट के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत सारे अलग अलग मतलब फीचर्स हैं जो कि जिसके बेसिस पर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन इसीलिए क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे तो फिर भी करना इजी होता है, ओशन क्रस्ट पे करना थोड़ा सा कंपेरेटिव डिफिकल्ट है, पानी है और यहाँ पे मिनरल्स मिलने की पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए भी यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे तो माइनिंग वगैरह चलती ही रहती है, ठीक है ना। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो बहुत थिन है, जबकि सॉरी ओशियनिक क्रस्ट बहुत थिन है, इसकी गहराई मोटाई बहुत कम है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डेंसिटी कम है उससे। तो ये सब चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए, दो मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहला डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है और दूसरा इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, जो कि चल रहे हैं साइंटिस्ट के द्वारा, वर्ल्ड ओवर चलाए जा रहे हैं बाय द साइंटिस्ट टू स्टडी द क्रस्टल रीजन ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्रस्टल रीजन के बारे में पढ़ने के लिए। जब क्रस्टल रीजन के बारे में स्टडी पूरी हो जाएगी, उन्हें लगेगा हम मेंटल तक जा सकते हैं, तो मेंटल तक भी कर लेंगे। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास काफी एविडेंसेस मिल गए हैं जिससे कि हम अर्थ का स्ट्रक्चर के बारे में काफी हद तक प्रेडिक्ट बता सकते हैं कि कैसा है। वो हम अभी पढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। चलिए, सेकंड क्या है, अब एक और इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, क्या दे रहा है, कहते हैं डीपेस्ट ड्रिल एट कोला। अभी तक अर्थ पे डीपेस्ट ड्रिल की गई है, अर्थ में ड्रिल की गई है, जैसे दीवार में छेद करते हैं ना, ये भी तो उसी तरीके से ड्रिलिंग हो रही है। दीवार में छेद करते हैं, अंदर पहले सीमेंट निकलता है, फिर ईंट निकलती है, होता है ना ऐसा, जब दीवार में छेद करते हैं लाल लाल निकलने लगती है। इसी तरीके से यहाँ पर ड्रिलिंग कर रही है, मैटर निकाल रहे, ड्रिलिंग करके कैसा निकलता जा रहा है, कितनी डेप्थ पे कितना मैटर निकल रहा है, उसका टेम्परेचर कितना, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये सब चीजें पता कर रहे हैं, ये सब चीजें पता कर रहे हैं। तो उसी तरीके से एक जो सबसे गहरी ड्रिल आज तक की गई है वो कहाँ पे की गई है, कोला में की गई है, जो कि कहाँ है, जो कि आर्कटिक ओशन के अंदर है सो फार रीच ए डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर, और उसकी गहराई कितनी है, 12 किलोमीटर। अगर कोई आपसे पूछता है कि आज तक हम अर्थ में कितनी गहराई तक गए हैं या हमने ड्रिल की है या हम जा सकते हैं, तो वो 12 किलोमीटर है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, दिस एंड मैनी प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट हमारे ऊपर वाले और बाकी जो और भी प्रोडक्ट्स हैं, हैव प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। इन प्रोडक्ट्स ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड एट द डिफरेंट डेप्थ्स। अगेन वही बात आ गई, ड्रिल कर रहे हैं तो मटेरियल निकल रहा है बाहर, उस मटेरियल को हम एनालाइज करते हैं। हम उस मटेरियल क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये ड्रिल का हम यहाँ तक हमने ड्रिल किया, ये 100 मीटर 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इस तरीके से 12 किलोमीटर है ना। अब 1 किलोमीटर पे जो मटेरियल निकला उसको एनालाइज करेंगे, उसका बारे में जितने भी फीचर्स हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, उन सबको एक जगह लिख लेंगे। ऐसे ही 2 पे करेंगे, 3 पे, अलग अलग डेप्थ पे उसकी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि अर्थ के कंपोजिशन नीचे गहरे में जाते हुए किस तरीके से बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी जानकारी इकट्ठी हुई है हमारे पास, काफ़ी इंफॉर्मेशन आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये दो चीज कंप्लीट हो चुकी हैं। क्या क्या, एक तो हमारा कंप्लीट हो गया रॉक्स जो एविडेंस है, दूसरा एविडेंस क्या, हमारा माइनिंग कंप्लीट हो गया। माइनिंग के साथ साथ कुछ अलग से साइंटिस्ट जो ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हैं वो भी माइनिंग में ही आएगी, माइनिंग का हिस्सा एक तरीके से, उसके बारे में भी बता दिया। जो जो एग्जाम्पल दिए हुए थे, फैक्ट्स दिए हुए थे, वही बता दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे हम अब पढ़ते हैं वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में, तीसरा पॉइंट है हमारा। चलिए, हमारा दो सोर्स के बारे में पढ़ लिया, तीसरा सोर्स हमारा है अपना वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब आपको पता ही है कि वोल्केनो जब फटते हैं उनमें जब इरप्शन होता है, ब्लास्ट होता है, तो कुछ मटेरियल बाहर आता है। उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जब जो गैसेस थी, एनवायरनमेंट कैसे आया था, जब बना था, हमने वोल्केनिक इरप्शन के बारे में भी पढ़ा था। तो अभी भी जो मटेरियल है वो अर्थ के अंदर से बाहर आ रहा है वोल्केनिक इरप्शन में। जैसे ये क्या बोल रहा है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्यों, जो अर्थ के अंदर था वो सीधा हमारे सामने आके गिर गया, अब हमें अर्थ के अंदर वो मटेरियल लेने जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो आ गया, बस उसको हमें उठा के रिसर्च करना है कि अर्थ के अंदर क्या है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसको आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एज एंड व्हेन द मोल्टन मटेरियल, जिसको कि मैग्मा बोलते हैं, इज थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, जैसे ही मोल्टन मटेरियल, जिसको कि मैग्मा बोलते हैं, थ्रोन ऑन टू सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के पे फेंका जाता है। कैसे फेंका जाता है,
वोल्केनिक इरप्शन से। वोल्केनिक इरप्शन क्यों होते हैं इसका भी हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन से मटेरियल बाहर फेंका जाता है, मोल्टन मटेरियल, ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन इट बिकम्स अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। हमारी तो लॉटरी लग जाती, चांदी हो जाती है साइंटिस्ट की। क्यों? अरे जिस चीज के लिए आप ड्रिल कर रहे हो 12 किलोमीटर तक मुश्किल से जा पा रहे हो, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर नीचे का लावा मैग्मा आकर के तुरंत आपकी झोली में गिर गया, तो आपकी तो चांदी हो गई, तो आप तो तुरंत उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ सिर्फ एक समस्या है, तो क्या है वो? However, it is difficult to ascertain that the depth of the source of such magma, कि ये मैग्मा आ कितनी डेप्थ से रहा है। हालांकि वो भी हमने पता किया, आगे आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे पता किया क्या हुआ है, लेकिन अभी असरटेन करना मुश्किल है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो ये इसमें समस्या होती थी स्टार्टिंग में, उसमें थोड़ा टाइम होता था, लेकिन वो भी अब हम पता कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आई, यहाँ पे एक टर्म आई है, मोल्टन मटेरियल। आपने नोटिस किया होगा कि ये मटेरियल मोल्टन क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। हैं वही रॉक्स ही हैं अर्थ के अंदर भी, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है डेप्थ के जैसे जैसे नीचे आते हैं, कि जो रॉक्स वहाँ पे हैं या जो भी मटेरियल वहाँ पे मौजूद है, प्रेजेंट है, वो पिघलने लगता है और वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। वो सॉलिड नहीं रह पाता, तो जब वो बाहर निकलता है तो उसी फॉर्म में बाहर निकलता है। धीरे धीरे जब वो ठंडा होता है तो फिर दोबारा सॉलिड फॉर्म में ले लेता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे पठार जो है हमारे साउथ इंडिया में, वो सब इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारे पेजेस जो निकलते आते रहेंगे सब। नो स्टोन विल रिमेन अनटर्न, कहते हैं ना कि सभी जितने भी किस्से हैं उनके सबके बारे में जाना जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुका है डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात है, अच्छे से समझाया जाएगा जैसे यहाँ पे बताया गया। तो इसको आप देखिए वीडियो को, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।